फिल्म की शुरुआत एक क्लासिक हॉरर क्लिक से होती है। एक जोड़ा रोमांस में डूबा होता है जब अचानक एक छोटा बच्चा उनके कमरे में चला आता है और ऐसी चीज देख लेता है जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखनी चाहिए। जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा पक्का। वह बच्चा हक्का बक्का रह जाता है और जोड़ा घबराकर उसे बाहर जाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन सच कहें तो नुकसान हो चुका है। थेरेपी के बिल तय हैं। लड़की फिर वॉशरूम में चली जाती है, शायद इस अजीबोगरीब पल से उबरने के लिए। तभी उसे अपने पिता का फोन आता है। वह पूछता है कि वह क्या कर रही है और वह बेफिक्र होकर झूठ बोल देती है कि उसकी मां चर्च में है, जबकि वह अपने छोटे भाई की देखभाल कर रही है। यह क्लासिक हॉरर मूवी की गलती है। कभी यह मत मानो कि बच्चा सिर्फ एक बच्चा है। और ठीक उसी समय छोटा शैतान कमरे में दाखिल होता है, चाकू उठाता है जैसे कि उसमें चुकी की आत्मा समा गई हो और बूम, उसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। जैसे इतना ही काफी नहीं था, वह उसकी बॉयफ्रेंड की ओर मुड़ता है और उसके मर्दानगी को ऐसे विकृत कर देता है कि यह देख हर लड़का अपनी टांगे कसकर बंद कर लेता है। बॉयफ्रेंड खून से लथपथ वहीं दम तोड़ देता है और बस इंट्रो सीन ने ही सबको डराकर रख दिया। कुछ साल आगे बढ़ते हैं और हम मिलते हैं उन किशोरों के समूह से जो जल्द ही शिकार बनने वाले हैं। मेरा मतलब है जो ट्रिप पर जा रहे हैं। उनमें है ड्रू जो खुद को लीडर कहता है, सिएना, कार्ली, रोमन और जेसन जो सभी बस पार्टी के मूड में हैं। ड्रू उन्हें बताता है कि यह सब उसके पिता के केबिन में जोड़ते हैं जहां वे शराब पी सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और वे सारी गलतियां कर सकते हैं जो हॉरर फिल्मों में मारे जाने का कारण बनती हैं। ड्रू अपनी गर्लफ्रेंड जेना को लेने जाता है जो अपने पिता से इजाजत मांगने को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साहित है। जेना का पिता किसी भी हॉरर मूवी के पिता की तरह ड्रू को क्लासिक धमकी देता है, अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ड्रू अब अपनी सारी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठाते हुए नर्वस होकर अच्छे से बर्ताव करने का वादा करता है। इस बीच जेसन अपनी गर्लफ्रेंड सारा से ऐसे मिलता है जैसे वे किसी रोमांटिक फिल्म के किरदार हों। फिर है इलियट, वह नर्डी और सामाजिक रूप से अजीब दोस्त जिसे ड्रू जबरदस्ती इस ट्रिप पर ले जा रहा है। बाकी ग्रुप उसे एक अनचाही साइड क्वेस्ट की तरह ट्रीट करता है, लेकिन वह तो आ ही रहा है, चाहे वे पसंद करें या नहीं। जेना अपनी दोस्त रेचल को भी बुला लेती है जो अपनी मां की मौत के बाद से अजीब व्यवहार कर रही है। ग्रुप इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन ड्रू मान जाता है। जब रेचल आती है तो उसकी अजीब एनर्जी से साफ हो जाता है कि यह ट्रिप गड़बड़ाने वाली है। पूरा ग्रुप कार में बैठता है और केबिन की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में इलियट गर्व से अपना कलेक्शन दिखाता है। चीज शायद अजीब और डरावनी है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। क्लासिक इलियट। वे आखिरकार पहुंचे, उत्साहित थे जब तक कि ड्रू ने एक बम नहीं गिरा दिया। ओहा, यहाँ सिर्फ एक ही बिस्तर है जो मैं इस्तेमाल करूंगा, बाकी सबको तंबू में सोना होगा क्योंकि मेरी सुंदरता की नींद प्राथमिकता है। स्नानघर और शावर भी बाहर हैं क्योंकि यह जाहिर तौर पर 18वीं शताब्दी है। जैसे ही वे इधर उधर घूमते हैं उन्हें एक पुराना घिनौना शेड मिलता है जो जानवरों की हड्डियों से भरा हुआ है, जो साफ तौर पर अच्छा संकेत नहीं है। वे यहाँ तक कि ताजा खून भी देखते हैं और एलियट जो अकेला समझदार है सुझाव देता है कि यह किसी बलि का खून हो सकता है। बाकी सब उसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि जाहिर है कि वे ऐसा ही करेंगे। लड़कियां वॉशरूम देखने जाती हैं लेकिन पाती हैं कि वह प्राचीन काल से साफ नहीं किया गया है। स्वाभाविक रूप से वे एलियट को इसे साफ करने के लिए मजबूर करती हैं क्योंकि वह उन पर बेहताशा क्रश करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। जेसन और सारा चुपके से बाहर निकलते हैं ताकि कुछ अंतरंग पल बिता सकें। एक जोशीली मेकआउट सेशन के बाद जेसन सारा को एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर वह उसे स्मोकिंग के लिए कहता है, लेकिन सारा फिर से इनकार कर देती है। अब जेसन कोई खास तेज दिमाग वाला नहीं है तो आखिरकार वह पूछ ही लेता है, क्या हुआ। सारा एक बड़ा खुलासा करती है, वह प्रेग्नेंट है। हे भगवान। लेकिन जहां एक हॉरर फिल्म का बॉयफ्रेंड आमतौर पर घबरा जाता, जेसन अजीब तरह से उत्साहित हो जाता है। वह इसे अपना बच्चा कहता है और वादा करता है कि वे इसे साथ में पालेंगे। यह रोमांटिक तो है, लेकिन यह एक हॉरर मूवी है तो उनके जिंदा बचने के चांस बहुत अच्छे नहीं हैं। सारा हालांकि बुरी तरह चिंतित है। उसे यकीन है कि उसके माता पिता उसे घर से निकाल देंगे और वह और जेसन इस बच्चे को पाल नहीं पाएंगे। सारा से गर्भपात कराने की सलाह तक दे डाली, लेकिन जेसन तुरंत भड़क गया। उसने अपने पिता की रियल एस्टेट साम्राज्य की धौंस जमाते हुए खुद को मोनोपोली का उत्तराधिकारी बताया। उसने सारा को भरोसा दिलाया कि वे उसके पिता की किसी प्रॉपर्टी में रह सकते हैं, अपना अटूट प्यार जताया और यहाँ तक कि शादी की बातें करने लगा। सारा जो शायद प्यार में थोड़ी अंधी हो गई थी, सहमत हो गई और कहा कि वे शादी कर लेंगे। कितना रोमांटिक, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह जो यकीनन अच्छे संकेत नहीं थे। बाद में सब लोग कैंप फायर के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए और डरावनी कहानियां सुनाने लगे। कार्ली ने एक सन की लड़के की कहानी सुनाई जिसने बिना किसी कारण अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जब उसके माता पिता को इस बारे में पता चला तो वे दहशत में आ गए और उसे तुरंत एक मानसिक अस्पताल भेज दिया। ग्रुप ठीक तरह से डर गया है, सिवाय रैचल के जो अचानक बहुत कैजुअल हो जाती है और कहानी को फर्जी बता देती है। यह बात तुरंत सबके लिए अलार्म बेल बजा देती है, रैचल इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही है। पूरा ग्रुप उसे शक भरी नजरों से देखने लगता है और पूछता है कि वह असल में है कौन। इससे पहले कि मामला ज्यादा गर्म हो जाए, जेना बीच में कूद पड़ती है और समझाती है कि रैचल उसकी दोस्त है और उसने उसे इनवाइट किया था। कुछ देर बाद ड्रू कैजुअली सजेस्ट करता है कि वह और जेना सोने चले जाएं।
लेकिन जेना, जिसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, कहती है कि वह थोड़ी देर और रैचल के साथ रहना चाहती है। ड्रू सबके सामने अपमानित होकर गुस्से में वहां से चला जाता है। उसकी ईगो पूरी तरह चोट खा चुकी होती है। इसी बीच कार्ली का कप बॉयफ्रेंड रयान अचानक किसी हॉरर मूवी के एनपीसी की तरह वहां प्रकट हो जाता है। कार्ली बेहद खुश हो जाती है और पूछती है कि वह वहां कैसे आया। रयान हमेशा की तरह स्मूथ अंदाज में कहता है कि वह बस उसे देखने आ गया। लेकिन जब कार्ली पूछती है कि वह अपनी पत्नी को कब तलाक देगा, तो वह अचानक सवालों के जवाब देना भूल जाता है। वह टालमटोल करता है और कहता है कि मामला जटिल है, लेकिन वह जल्द ही सब ठीक कर देगा। कार्ली को तुरंत एहसास होता है कि वह इस आदमी के लिए सिर्फ एक साइड क्वेस्ट है। इससे पहले कि वह अपने खराब जीवन निर्णयों को समझ पाए, रयान को अपनी शेरिफ से एक आपातकालीन कॉल आता है, जिसमें उसे तुरंत लौटने का आदेश दिया जाता है। वापसी के रास्ते में जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति उस पर हमला करता है और उसके पेट पर गहरी चोट लगा देता है। तुरंत गेम ओवर। अगली सुबह रोमन और जेसन अपनी मध्ययुगीन शूरवीर कल्पनाओं को जीने का फैसला करते हैं। वे एलियट को एक पेड़ से बांध देते हैं और विलियम टेल जैसा खेल खेलने लगते हैं। लेकिन कुशल तीरंदाज होने के बजाय वे पूरी तरह से मुसीबतखोर साबित होते हैं। एक तीर पूरी तरह से गलत दिशा में चला जाता है और सीधे एलियट की टांग में जा लगता है। अन्य लोग आते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। रोमन और जेसन, जो शायद वही लोग हैं, जो कहते हैं बस एक प्रैंक है भाई, दावा करते हैं कि वे सिर्फ मजे कर रहे थे। ड्रू उन्हें तुरंत एलियट को खोलने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों जीनियस उसे चुनौती देते हैं। अगर वह एलियट के सिर पर रखे सेब को मार सकता है तो वे उसे छोड़ देंगे। खुद को रॉबिन हुड की तरह महसूस करते हुए ड्रू आत्मविश्वास से स्वीकार करता है और घोषणा करता है कि वह कभी निशाना नहीं चुकता। वह तीर चलाता है, चमत्कारिक रूप से सही निशाना लगाता है और एलियट को बचा लेता है, जो निश्चित रूप से अब अपनी दोस्ती पर पुनर्विचार कर रहा है। इस बीच डेना और राचेल साथ बैठी हैं जब ड्रू एक स्पष्ट मकसद के साथ उनके पास आता है। राचेल, जो पहले ही रिश्ते के ड्रामे को भांप लेती है, बड़ी शालीनता से वहां से चली जाती है। ड्रू, जो अब भी पिछली रात की बात से नाराज है, जेना से कहता है कि उसे लगता है कि वह उसे नजरअंदाज कर रही है और अब उससे प्यार नहीं करती, खासकर जब उसने उसके साथ सोने के बजाय राचेल के साथ रहने का फैसला किया। जेना उसे आश्वस्त करती है कि वह बेवजह सोच रहा है और समझाती है कि राचेल उसे उससे दूर नहीं ले जा रही है। वह अभी अभी अपनी माँ को खो चुकी है और एक कठिन दौर से गुजर रही है। वह उसके लिए वहां रहना चाहती थी। ड्रू, जो क्लासिक हॉरर फिल्म के बॉयफ्रेंड की तरह बर्ताव कर रहा था, को यह बिल्कुल सही मौका लगा कि वह झुककर उसे चुनने की कोशिश करे। लेकिन जेना पीछे हट गई, स्पष्ट रूप से रोमांस के मूड में नहीं थी, खासकर एक खतरनाक जंगल में। वह उससे कहती है कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। ड्रू पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच सारा जंगल में छिपकर रोमन और जैसन से मिलने जाती है। रोमन, जो ग्रुप का सोशल बारटेंडर है, उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन सारा मना कर देती है। यह सुनकर रोमन चौंक जाता है। आखिर हॉरर मूवी में कौन शराब से मना करता है? लेकिन फिर वह जल्दी से स्थिति को समझ जाता है और बड़ा खुलासा होता है, सारा प्रेग्नेंट है। सामान्य लोगों की तरह घबराने के बजाय रोमन बेहद खुश हो जाता है। दोनों को गले लगाता है और गर्व से खुद को अंकल रोमन घोषित कर देता है। इस बीच रचेल नदी के किनारे अकेली होती है और उसे हॉरर मूवी जैसी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वह पीछे मुड़कर देखती है, कुछ नहीं। यह सोचकर कि उसके दोस्त ही मजाक कर रहे होंगे, वह चिल्लाती कि वे डराने वाली आवाजें निकालना बंद करें, यह उनके बारे में नहीं है। कहीं और समूह के आधिकारिक सफाई कर्मी एलियट अंततः उस भयानक वॉशरूम की सफाई पूरी कर लेता है। वह गर्व से अपनी उपलब्धि सारा और जेसन को बताता है, कुछ सराहना की उम्मीद में। इसके बजाय हमेशा सहायक मित्र जेसन व्यंग्यात्मक अंदाज में कहता है कि जब केबिन की बाकी सफाई भी कर ले। एलियट शायद हत्यारे से बच न सके, लेकिन यह अपमान पहले से ही उसे मार रहा है। जंगल के एक और हिस्से में सिएना और रोमन अंतरंग समय बिता रहे थे जब एक नकाबपोश हत्यारा सबसे भयानक तरीके से उनके बीच में दखलंदाजी करता है। वह सिएना के गले में रस्सी बांधकर उसे दम घुटा देता है, फिर रोमन की ओर मुड़कर तेजी से उसके गले में चाकू घुसाकर उसकी कहानी समाप्त कर देता है। और बस इसी तरह अंकल रोमन का बच्चों की देखभाल करने का करियर शुरुआत से ही खत्म हो जाता है। उस रात सारा और जेसन द नेक्स्ट जनरेशन के निर्माण में व्यस्त होते हैं, जबकि एलियट सच्चे हॉरर मूवी अंदाज में फ्रॉम द विंडो देखने का फैसला करता है। कार्ली उसे पकड़ लेती है और तुरंत अपने नैतिक पुलिस मोड को सक्रिय कर देती है। एलियट रंगे हाथों पकड़ा गया दयनीय रूप से सब कुछ नकारता है, लेकिन कार्ली को यकीन नहीं होता। वह उसे उच्चतम श्रेणी का विकृत कहती है और चली जाती है। लेकिन कर्म एलियट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जैसे ही वह निकलता है, एक नकाबपोश हत्यारा उस पर हमला करता है और उसे जल्दी और खूनी अंत देता है। अगले सुबह समूह जागता है और नोटिस करता है कि सिएना, रोमन और एलियट सभी गायब हैं। कार्ली और सारा पूर्ण जासूस मोड में जंगल में प्रवेश करती हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इस बीच ड्रू और जेना एक साथ लेटे होते हैं, एक गहरी और सार्थक बातचीत करते हुए, क्योंकि हत्या की छुट्टियां वास्तव में आपको जीवन पर विचार करने पर मजबूर करती हैं। जेना स्वीकार करती है कि वह सब कुछ से भागना चाहती है और ड्रू एक सहायक प्रेमी होने के नाते कहता है कि वह कहीं भी उसका पीछा करेगा। जब वह पूछता है क्यों, तो वह अपनी माँ को याद करने के बारे में खुलती है और कैसे उसके गुजरने के बाद उसके पिता एक सख्त अत्याचारी दुःस्वप्न में बदल गए। बाद में उस रात सारा वॉशरूम में एक शांतिपूर्ण पल के लिए जाती है। एक तीर ने उसकी कहानी को हिंसक रूप से समाप्त कर दिया। वह तुरंत मर जाती है, क्योंकि स्लैशर फिल्मों में बाथरूम ब्रेक मूल रूप से मौत की सजा होते हैं। जब वह वापस नहीं आती तो जेसन को वह हॉरर मूवी वाला अजीब एहसास होता है और वह पूछता है कि वह कहाँ है। ड्रू अपने भीतर के हॉरर नायक को जागृत करते हुए बता
बताता है कि वह कभी वापस नहीं आई। समूह बाथरूम की ओर दौड़ता है जहां एक ऐसा दृश्य होता है जो किसी सीएसआई एपिसोड से कम नहीं लगता। हर जगह ताजा खून के तालाब फैले हुए होते हैं। रेचल, जो हमेशा संदेह करती है, इसे एक और मजाक समझने की कोशिश करती है, जैसे कि वे किसी एक्सट्रीम वर्जन की पंक्ति शो की शूटिंग कर रहे हों। लेकिन जेना तुरंत उसकी बात काट देती है और कहती है कि खून बहुत ज्यादा असली लग रहा है। अब पूरी तरह से डर चुकी रेचल को आराम करने के लिए टेंट में ले जाया जाता है। इस बीच ध्रुव और जेसन जंगल में अपने लापता दोस्तों की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रोमन का प्रिय टेडी बियर मिलता है। जैसे ही वे सोचने लगते हैं कि यह वहां क्या कर रहा है, अचानक झटका। रोमन का कटा हुआ सिर किसी भूतिया पिनाटा की तरह नीचे गिर जाता है। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि उनके दोस्त सिर्फ लापता नहीं बल्कि सच में मारे जा चुके हैं, वे तुरंत घबराहट में आ जाते हैं। जेसन, जो पूरी तरह हॉरर मूवी लॉजिक में डूब चुका है, तुरंत ड्रू पर आरोप लगाने लगता है। उसके दिमाग में कातिल लड़कियों में से कोई नहीं हो सकता, तो जाहिर है ड्रू ही हत्यारा होगा। क्योंकि हाँ, जब तुम्हारे दोस्त मारे जा रहे हों तो सबसे अच्छा काम आपस में लड़ाई करना ही होता है। बहस जल्दी ही एक जबरदस्त झगड़े में बदल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह WWE स्टाइल में लड़ने लगे, लड़कियां बीच बचाव कर लेती हैं और याद दिलाती हैं कि शायद, बस शायद, असली नकाबपोश हत्यारा अब भी बाहर कहीं घूम रहा है। तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है और सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। और भला नया शख्स ही सबसे अच्छा संदिग्ध क्यों न हो। रक, जो हाल ही में ग्रुप में शामिल हुई है, सबकी शक भरी नजरों का शिकार बन जाती है। जेन्ना, जो अकेली उसकी तरफदारी कर रही होती है, जोर देकर कहती है कि वह हत्यारी नहीं हो सकती क्योंकि वह उसे बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या हम वाकई अपने दोस्तों को उतना अच्छे से जानते हैं? पूरा ग्रुप तेजी से टेंट की तरफ भागता है और रक का नाम पुकारता है। सन्नाटा। डो आगे बढ़ता है जैसे अभी अभी कोई क्राइम सीन खोलने वाला हो। टेंट की जिप खोलता है और बूम, अंदर राचेल की लाश पड़ी होती है। उसका पेट चीर दिया गया है। आते बाहर निकलकर किसी भयानक हैलोवीन सजावट जैसी लटकी हुई है। शक का तो अब सवाल ही नहीं, जब तक कि वह पहली खुद को चीरने वाली हत्यारी न हो। जेना अपनी निश्चय ही मृत दोस्त को देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। वह कैंप की ओर भागती है